हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम UGC नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इसमें आज हमारा टॉपिक है 2015 दिसंबर में सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं पहले कोई और बुक कंप्लीट कराऊँ तो प्लीज़ आप मुझे उस बुक का नाम कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ये पूरी बुक की लिंक आपको एक साथ दे दूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको इस बुक की पूरी वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है संकल्पना, विचार एवं अवधि से। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? तो जो चूल्हे हैं वो हमें मिले हैं विलासुर ग्राम से प्राप्त हुए हैं। मतलब एक पूरा बड़ा सा विला है, वहाँ पे ग्राम है, सुरग्राम है, जहाँ पे चूल्हे के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। हम पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स से ही याद करेंगे और जो हम पहले ट्रिक बना चुके हैं उनको रिवाइज करेंगे या फिर ऐसे ही उनको याद कर लेंगे। भारत में प्राचीनतम चूल्हे के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में स्थित विलासुर ग्राम से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राखी गढ़ी का संबंध है मध्य शहर से, सही है। हड़प्पा में समाधान H मिला है, ये भी सही है। मोहनजोदाड़ो से समाधान R37 मिला है तो ये गलत हो जाएगा। R37 जो है वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा ये पुरुष और स्त्री के जो युग्म समाधान है वो प्राप्त होते हैं तो ये भी सही है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मटगोमरी जिले में स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। 1923 में इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ हुआ। 1926 में माधो स्वरूप बस ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया था। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हड़प्पा संबंधित स्थल और उसके पुरातात्विक अवशेष कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है वो देखते हैं। पहले आते हैं मोहनजोदाड़ो। यहाँ से हमें उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट आता है हड़प्पा, यहाँ से कांस्य का रथ प्राप्त होता है। कांस्य का रथ जो दैमाबाद है वहाँ से भी प्राप्त होता है। लोथल से हमें प्राप्त होती है हाथी दांत का स्केल और गोदीवाड़ा। बनावली से प्राप्त होती हैं पक्की ईंटों, जो पक्की मिट्टी का हल है वो प्राप्त होता है। पक्की मिट्टी का हल प्राप्त होता है बनावली से। पहले आता है मोहनजोदाड़ो, इसमें उत्कीर्ण कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है हड़प्पा, यहाँ से कांस्य रथ प्राप्त होते हैं। लोथल से प्राप्त होती हैं हाथी दांत का स्केल और बनावली से प्राप्त होता है पक्की ईंट का या पक्की मिट्टी का बना हुआ हल। पक्की मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित उदाहरण के लेखक कौन है? तो जो ये उदाहरण है ये किसके द्वारा दिया गया है? यह हो सकता है कि भारतीय राज्य में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य यूरोप एवं जापान के दूसरे राज्य जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फ़र्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। ये कहा गया है वाटनस्टाइन के द्वारा। वाटनस्टाइन ने कहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य में सामंतवाद था और जो यूरोप, जापान और दूसरे देशों में सामंतवाद है वो दोनों अलग अलग हैं, उनके लिए कोई एक उपयोगी ढांचा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये वाटनस्टाइन के द्वारा कहा गया है। यह हो सकता है कि भारतीय राज्य में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य यूरोप, जापान के दूसरे राज्य जिनके लिए सामंतवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फ़र्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं है। इस उदाहरण के लेखक वाटनस्टाइन है। नेक्स्ट आता है मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है? जो मनुकी हैं इनके द्वारा एक भावपूर्ण टिप्पणी की गई है जिसमें उन्होंने कहा था जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है महाशय, अगर आप मुझे धन उगाने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको
इतने लाख दूंगा, ये इजारेदारी व्यवस्था से संबंधित है। मानुकी ने इजारेदारी के बारे में एक टिप्पणी की थी कि जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है कि महाशय, अगर आप मुझे धन उगाने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। नेक्स्ट आता है कथन और कारण बताने हैं। इसमें कथन कहता है कि कुछ लोगों का विचार है कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। तो ये सही है कि जो समाजवादी सरकार है इसके अंतर्गत जो उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। दूसरा, समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया गया है। तो ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कुछ लोगों का विचार है कि समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है क्योंकि समाजवादी आंदोलन में कुछ वर्गों द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर प्रयोग किया गया है। अतः स्पष्ट होता है कि कारण कथन की सही पुष्टिकरण करता है। नेक्स्ट आता है, मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटक तक फैलाने की कोशिश ने उसे टूट की कगार पर ला दिया था। शायद औरंगज़ेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर, गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उससे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफ़ी दूर था, जिसका प्रबंधन मुश्किल था। ये विचार किसके हैं? तो ये सतीश चंद्र कहते हैं कि जो गोलकुंडा और बीजापुर को मिलाने का विचार गलत था। मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटक तक फैलाने की कोशिश ने उसे टूट की कगार पर ला दिया। शायद औरंगज़ेब को यह बेहतर सलाह दी जा सकती थी कि वह अपने बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर, गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उससे समझौता कर लिया जाए और उसे कर्नाटक पर हुकूमत करने को दी जाए, जो काफ़ी दूर था, इसका प्रबंधन मुश्किल था। यह विचार सतीश चंद्र के द्वारा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने वैयक्ता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की थी। तो ये भी सही है, पहला सही है। तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण में नहीं है, तो ये गलत है। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है। प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया है, तो ये सही है, पहला, और जो चौथा है वो सही है। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के लेखन में व्यंग्यता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई है और प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? तो गेहूं और जौ की खेती मिली है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ पाकिस्तान नामक स्थल के उत्खनन से 3 सांस्कृतिक चरण नवपाषाण काल, हड़प्पाई पूर्व एवं हड़प्पाई स्थल प्राप्त होते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम कृषक बस्ती थी। यहाँ 6000 BC के लगभग गेहूं जो मसूर की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगज़कोई अभिलेख में किया गया है? तो यहाँ पर 4 वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है, जिनके नाम है इंद्र, नाशत, मित्र और वरुण। 1400 ईसा पूर्व के बोगज़कोई एशिया माइनर के अभिलेख में, एशिया माइनर का जो अभिलेख है वहाँ से ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत का उल्लेख मिलता है। इससे इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है कि वैदिक आर्य ईरान से ही भारत में आए होंगे। भारत में कहाँ पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो गया है? तो ये मिला है श्रृंगवेरपुर से। कहाँ से? श्रृंगवेरपुर से मिला है भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री है ये। इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम में स्थित सिंगरौर नामक स्थान प्राचीनतम
श्रृंगवेरपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी संहिता का नाम है वार्ष्णेय संहिता। यजुर्वेद एक गद्य ग्रंथ है। इसमें यज्ञों की विधियों पर बल दिया गया है। इनके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। काठक संहिता जो कि कठ संहिता, मैत्रायणी संहिता, तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद से, जबकि जो वार्ष्णेय संहिता है वह शुक्ल यजुर्वेद से है। तो कृष्ण यजुर्वेद से कौन कौन से हैं? काठक संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? तो दक्षिण भारत के जो पांड्य राज्य हैं इनका वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका में किया है। मेगास्थनीज की इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य की सभा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत था। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल सबसे बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप का कहाँ पर है? तो ये सिरकप पर है। कहाँ पर है? सिरकप पर स्थित है। और सिरकप का संबंध था तक्षशिला से शायद। सिरकप स्थल की स्थापना डेमेटियस के द्वारा 180 BC में भारत के आक्रमण के पश्चात की गई थी। इस स्थल को पाकिस्तान में स्थित किया गया है। सिरकप भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप प्रथम शताब्दी में भूकंप के कारण ध्वस्त हो गया था। बाद में जब नया नगर बसाया गया तो स्तूप को चारों ओर से एक सुरक्षा दीवार बनाकर सुरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष है? तो तृतीय संगम से संबंधित है नक्रीर। किनका संबंध है? नक्रीर का संबंध है तृतीय संगम से। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहले संगम मदुरई में जिसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम कपाटपुरम या फिर अलेवाई में जिसके अध्यक्ष भी कौन थे? अगस्त ऋषि थे। और जो तृतीय संगम है यह मदुरई में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे नक्रीर। पहले के अगस्त ऋषि, दूसरे के अगस्त ऋषि और तीसरे के थे नक्रीर। पहली और जो तीसरी है वह मदुरई में आयोजित की गई थी और जो दूसरी है वह कपाटपुरम अलेवाई में इसको आयोजित कराया गया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया था? तो अपने सिक्कों पर तिथि किसके द्वारा अंकित की गई थी? हिंद यवन के द्वारा। हिंद यवन शासकों ने इसको स्थापित किया था। हिंद यवन शासक मिनांडर ने भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्कों का प्रचलन किया। आयोग ने इसका आंसर डी दिया था। कौन है ये? कर्दमक शासक है। कर्दमक शासक है, आयोग ने माना था, लेकिन हिंद यवन शासक में मिनांडर है, इनके द्वारा तिथि युक्त सिक्के प्रचलन में लाए गए थे। वयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के हैं। किस गुप्त के शासक के सिक्के हैं? वयाना मतलब बयान देती है ये इनके स्कंदगुप्त का। तो चंद्रगुप्त से स्कंदगुप्त तक के सिक्के कहाँ मिले हैं हमें? साक्ष्य वयाना से मिले हैं। वयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में गुप्त सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त के काल तक के प्राप्त सिक्कों में सर्वाधिक सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के हैं, जबकि स्कंदगुप्त के सिक्कों का काल एक सिक्का यहाँ से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? सूर्य मंदिर का प्रमाण हमें मिलता है मंदसौर अभिलेख में। कुमारगुप्त द्वितीय के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम उद्योग के ह्रास के कारण बुनकरों की एक श्रेणी लाट दक्षिणी गुजरात से पलायन करके दसपुर गुजरात में बस गई। इस श्रेणी द्वारा मंदसौर में सूर्य मंदिर निर्मित कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए थे? तो ये हो जाएंगे पल्लव और राष्ट्रकूट। पल्लव और राष्ट्रकूटों ने अपने सिक्के जारी नहीं किए थे। राष्ट्रों ने उनको कूटा था। पल्लव पल भर के लिए भी सिक्के नहीं जारी कर पाए, तो अपने सिक्के जारी नहीं किए हैं किसने? पल्लव ने और राष्ट्रकूट ने। भारत में पल्लव राजवंश और राष्ट्रकूट वंशों ने अपने सिक्के जारी नहीं किए हैं, जबकि चोल एवं चालुक्य के सिक्के
के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में दक्षिण का व्यापार अधिकांशतः विनिमय के द्वारा होता था और सिक्कों का बड़ा अभाव था। यह आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रकूट राजा और पल्लव वंश ने अपने विशाल साम्राज्य के लिए कोई सिक्का प्रचलित नहीं कराया। यह इस बात का प्रमाण है कि कर्मचारियों का वेतन नगद नहीं दिया जाता था और करों की वसूली भी अनाज के रूप में होती थी। इसलिए व्यापार या तो विनिमय के माध्यम से होता था या सोने या चांदी के माध्यम से होता था। यूजीसी के द्वारा इसका आंसर एच माना है, अर्थात बी और सी को आंसर माना है। इसने पल्लव और राष्ट्रकूटों ने। निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो कांची का राजा है विष्णुगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त के समकालीन था। कांची के शासक विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त के समकालीन शासक थे। दक्षिणापथ विजय का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में 19वीं 20वीं पंक्तियों में मिलता है। इसमें कुल 12 शासकों को हराया था इसने। इस क्रम में सबसे अंतिम में दक्षिण के शासक कांची के पल्लव नरेश विष्णुगुप्त को हराया था। इसने समुद्रगुप्त के विरुद्ध दक्षिण के राजाओं ने एक संघ बनाया था जिसका नेता विष्णुगुप्त था। विशेष तथ्य समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए 12 राज्यों की सूची इस प्रकार है। पहले आती है कौशल। कौशल में महेंद्र थे। नेक्स्ट है महाकांतार, ये हैं व्यागराज। कौशल, ये हैं मंटराज। पिष्टपुर का संबंध है महेंद्रगिरी से। कोट्टूर का संबंध है स्वामीदत्त से। एरनपल्ल का संबंध है दमन से। कांची का संबंध है विष्णुगुप्त से। अवमुक्त से आते हैं नीलराज। वेंगी से आते हैं हस्तिवर्मा। पल्लक से आते हैं उग्रसेन। देवराष्ट्र से आते हैं कुबेर और कुशस्थलपुर से आते हैं धनंजय। चलिए हम इनको करते हैं ट्रिक से याद। जैसे कि कौशल कहाँ दिखाओगे? महेंद्र, बाहुबली के सामने दिखाना पड़ेगा अपना कौशल, तो कौशल से संबंधित है महेंद्र। नेक्स्ट आते हैं महाकांतार मतलब कांतार मूवी में वो व्याग जैसे दिखते हैं ना पूरा हीरो, तो व्यागराज से संबंधित है महाकांतार। कौशल से आते हैं मंटराज, मतलब पूरा राज कहाँ चला गया? कौशल के पास चला गया, तो मंटराज का संबंध है। नेक्स्ट आता है पिष्टपुर, तो पत्थर पे बैठा है पिष्टपुर तो ये गिर गया, तो महेंद्रगिरी का संबंध है पिष्टपुर से। कोट्टूर, उनको तोड़ दिया है स्वामी ने दत्त मार के, तो कोट्टूर का संबंध है स्वामी दत्त से। नेक्स्ट आते हैं एरनपल मतलब दमन हो गया है इनका, पल भर में दमन हो गया, तो एरनपल का संबंध है दमन से। कांची का देख लिया है विष्णुगुप्त, कांच की मूर्ति बनाई है विष्णु की, तो विष्णु की मूर्ति कैसी है? कांच की है, तो कांची के आते हैं विष्णुगुप्त। और अवमुक्त का संबंध है नीलराज से। अब मुक्त हो जाएंगे वो जहर से, नीलहर जहर, अब मुक्त हो जाएंगे, तो नीलराज। वेंगी हस्ती अच्छी हस्ती पर भेंगी, ये याद नहीं हो रही, इसको याद कर लेंगे है ना। पलक पल भर में उग्र हो जाते हैं उग्रसेन, पलक का संबंध है उग्रसेन से। देवराष्ट्र, देव हैं कौन? कुबेर, तो उनका राष्ट्र है, देवराष्ट्र से संबंधित है कुबेर। कुशस्थलपुर कुशाओं का है, इतना धन है इसलिए इनका क्या है? कुश स्थल है, तो कुश स्थलपुर का संबंध है धनंजय से। चलिए हम देखते हैं, जैसे कौशल है महेंद्र से संबंधित। महाकांतार का संबंध है प्रयागराज से। कौशल का संबंध है, जीत लिया था इन्होंने, मंटराज। पुष्टपुर का संबंध है महेंद्रगिरी से। कोट्टूर का संबंध है स्वामीदत्त से। एरनपल का संबंध है दमन से। कांची का संबंध है विष्णुगुप्त से। अवमुक्त से संबंधित है नीलराज। वेंगी से संबंधित है हस्तिवर्मा। पलक से संबंधित है उग्रसेन। देवराज से संबंधित है कुबेर और कुशस्थलपुर से संबंधित है धनंजय। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सा स्थल सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है अरेयूर, ये चोल देश से संबंधित है सूती वस्त्र के लिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर स्थित ओरेयूर संगमकालीन चोलों और प्राचीन पांड्यों की राजधानी था। संगम युग में ओरेयूर सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य में इसका वर्णन किया है। ओरेयूर को कारी या वारणम नाम से भी जाना गया है। निम्नलिखित में कौन लेखक अपने
समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो इनका नाम है क्षेमेंद्र, मतलब किसी को क्षमा नहीं किया तो अपने समकालीन जो समाज है उसकी बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाने जाते हैं क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कश्मीर के महान विद्वान थे। इनका काल 1000 ईस्वी से 1086 तक रहा है। इन्हें राजा अनंत एवं कलश के समकालीन और उनका आश्रित माना गया है। इन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की है। उल्लेखनीय है कि क्षेमेंद्र ने अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने इस विधा को कलहड़ ने भी आत्मसात किया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। पहला है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया है? तो इनको संकलित किया है जियाउद्दीन बरनी ने। मोहम्मद पैगंबर साहब की जीवनी नाद ए मोहम्मदी को संकलित किया है जियाउद्दीन बरनी ने। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मोहम्मदी को जियाउद्दीन बरनी के द्वारा संकलित किया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बरबक का संबंध किससे है? ये बार बार प्रबंधन करना पड़ेगा, तो प्रबंधक हैं ये। बरबक का संबंध है प्रबंधक से। वकील दर, दर है इनकी क्या? शाही महल तक, तो शाही महल का प्रभारी होते हैं। तो वकील दर का संबंध किससे है? शाही महल के प्रमुख प्रभारी हैं। नेक्स्ट आता है सर ए जानदार, मतलब अपनी जान देनी पड़ेगी, सर देना पड़ेगा अंगरक्षा के लिए, तो अंगरक्षकों के मुखिया को कहा जाता है सर ए जानदार। नेक्स्ट आता है किवानी, कौन सी वाणी बोलेंगे भैया हम? तो खोमा ढोने वाला, खोमा ढोने वाला क्या होता है? किवानी कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो पहले आता है प्रबंधक, बार बार करना पड़ेगा। बरबक शाही महल का प्रमुख प्रभारी, ये भैया वकील की दर वहीं तक है, कोई भी वकील होगा वहाँ उसकी दस्तक कहाँ तक होगी? शाही महल के प्रमुख प्रभारी तक होगी। अंगरक्षकों का मुखिया क्या कहला? अपना सर भी दे देगा, सर ए जानदार। खोमा ढोने वाला, खोमा ढोने वाला क्या कहलाता है? केवानी कहलाता है। केवल एक बार बानी बोलेगा, किवानी। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणालियां तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वे कायम रही। हालांकि इनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि सल्तनत की स्थापना जब हुई थी तो जो पुरानी सभ्यता थी उन पर ही नए शासक आ गए थे। उपद्रवी क्षेत्रों को मवास कहा जाता था, तो ये सही है। भू राजस्व के निर्धारण और उनकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कानकूट कहा गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, दो इतिहासकार बरनी याश मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमाने की विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याश कहते हैं कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अबाब लगाया जाता था, और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और पहले 3 सही थे। इतिहासकार बर्नी और याश मोहम्मद तुगलक के कृषि पर कर में जो वृद्धि के पैमाने हैं उनके विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। यास कहते हैं कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अबाब लगाया जाता है, और बर्नी के अनुसार 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते हैं। ये कथन सही नहीं है। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और उत्तर बताइए। ओके, मैंने मानसिंह एवं विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असीमित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवन में मानसिंह के भवन सबसे उद्यत एवं श्रेष्ठ है। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किया था? तो ये व्यक्त किया था बाबर ने। मैंने मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असीमित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मानसिंह के भवन सबसे उद्यत श्रेष्ठ है। ग्वालियर का राजभवन देखने के बाद यह विचार बाबर ने व्यक्त किया था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो कि 1626 से 1672 तक शासन करते हैं, उनके आरंभिक 29 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, जो कुतुब शाही दरबार के रोज़ाना मच्चे की तरह है और उस समय की सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है। तो ये कहे गए हैं मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद का हकीकत उल सलातीन में।
मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद का हकीकत उस सलातीन में ये वर्णन किया गया है। मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद का हकीकत उ सलातीन अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के आरंभिक 19 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, जो कि कुतुब शाही दरबार की रोज़ाना मचे की तरह है और उस समय के सामयिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है। मुगलों के ज़माने में बादशाहों को तोहफे देने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे, पहली पेशकश और दूसरा था नज़्म। औरंगज़ेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। निम्नलिखित में से इसका कौन सा कथन सही नहीं है? नगद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज़्म कहा जाता था, ये सही है। राजकुमारों को दिए जाने वाले तोहफे को नियाज कहा गया है, तो ये भी सही है। अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा जाता था। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नर्ज कहा गया है, तो ये गलत है। मुगलों के ज़माने में बादशाहों को तोहफे दिए जाने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नर्ज। औरंगज़ेब ने इस शब्दावली को एक नए सिरे से परिभाषित किया। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने, सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नर्ज कहा गया है। ये सही नहीं था। मुगलों के ज़माने में विकसित हुई तकनीक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे, यह बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता से तैयार किए जाते थे, तो ये सही है। समुद्री यात्रा पर जाने वाली नौकाओं में एस्ट्रोलेव के अलावा कई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था, ये भी सही है। ये क्या करता था? एस्ट्रोलेव ये दिशा बताता था। मुगलों के महान स्मारकों तक का निर्माण एक पहिए ढेला गाड़ी जैसे प्रारंभिक उपकरण की मदद से किया गया था, तो ये गलत है। यह तक कि मशीन काम के लिए सही खाँचों वाले पेच भी नहीं बनाए जाते थे, तो ये सही है, जबकि तीसरा गलत हो जाएगा। मुगलों के शासनकाल में स्मारकों तक का निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ी जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया गया है, यह कथन सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। मुगलों के काल में बने वस्त्र दुनिया में मशहूर थे। समुद्री यात्रा पर जाने वाली नौकाओं में एस्ट्रोलेव के अलावा अन्य कोई भी समुद्री उपकरण नहीं होता था। यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए भी सही खाँचों वाले पेंच नहीं होते थे, ये नहीं बनाए जाते थे। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? जो चकला है वह सूबा परगनों के बाद या बीच की क्षेत्रीय इकाई है, लेकिन अनिवार्यतः सरदारों के समानार्थी नहीं होते थे। चकला मुगल काल में सरकार एवं परगने के बीच की इकाई को कहा जाता है। इसका अस्तित्व शाहजहाँ के काल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए एक कर संग्रह किया गया था, तो ये सही है। जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी। ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसे बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाता था, ये भी सही है। जागीरों के आवंटन में जमादामी की कोई भूमिका नहीं थी, गलत है। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, ये सही हो जाएगा। जागीरों के आवंटन में जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी, यह कथन गलत है, जबकि खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। मनसबदारों के नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थीं। यही नहीं, जागीरों की लगातार अदला बदली की जाती थी, यह भी तथ्य सही है। नेक्स्ट है मुगल दरबार की तहबीज़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तहबीज़ के बारे में कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, ये सही है। औरंगज़ेब ने 1683 में यह आदेश जारी किया था कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फतीहा के पढ़े जाने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं था, तो ये भी सही है। औरंगज़ेब ने 1693 में यह आदेश जारी किया था कि अमीरों की
पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर और कंधों पर शाल लपेटकर ही उपस्थित होना पड़ता था, तो ये गलत है। मुगल दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं थी। औरंगज़ेब ने 1683 में यह आदेश जारी किया था कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फतीहा पढ़े जाने का इंतज़ार ज़रूरी नहीं होगा। और औरंगज़ेब ने 1693 में यह आदेश जारी किया था कि अमीरों की पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न। कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित किया गया था जहाँ पर मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया है? तो ये मालवा में स्थापित की गई थी। मालवा में ऐसा स्कूल विकसित किया गया था जहाँ पर मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले स्थापित किए गए थे पुर्तगालियों के द्वारा कंपनी, फिर आए थे डच, फिर आते हैं ब्रिटिश और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। एस्तादो दा इंडिया ये पुर्तगाल की कंपनी थी और जो कि 1498 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। द मुगल एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ ये अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि 1604 में आई थी। कंपनी दिस इन सी ओरिएंटलेस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में आई थी। कर्नाटक में काउंट दे लाली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहले आते हैं घरेलू सरकार ने लाली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्र पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया था, नहीं दिया था, पहला गलत है। भारत में फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना, ये भी बात इन्होंने नहीं कही थी। दूसरा, भारतीय तटों पर अंग्रेज़ों की किलाबंदी स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयास पर ध्यान देना, ये कहा था। और कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा और चौथा सही है। कर्नाटक में काउंट दी लाली ने अपने सैन्य अभियानों में भारतीय तटों पर अंग्रेज़ों के किलाबंदी स्थलों पर कब्जा जमाने और प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को लागू करने पर जोर दिया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसके बीच 1902 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जो बेसिन की संधि है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेल्सरी के बीच में किए गए थे, मतलब पूरी बेल आई थी इनकी। क्विक दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली ने हस्ताक्षर किए थे। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता या प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली थी। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना में पुनः स्थापित करने के लिए लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की सुरक्षा के लिए राज्य में रखने का दावा किया था, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय देने वाले क्षेत्र प्रदान करने की सहमति जताई थी। 1832 से 1833 में कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? जब कोल विद्रोह हुआ तो इसमें चुआर, होज और मुंडा थी, भील नहीं थी। वर्ष 1832 से 1833 में कालखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध कोल जनजाति का विद्रोह हुआ, जिसमें चुआर, होज और मुंडा नामक जनजातियों ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं है? जो बैप्टिस्ट मिशनरी से संबंधित नहीं थे मुतलाम्बट शामिल नहीं थे, बल्कि विलियम कीर थे, जोशुआ मार्शमैन थे और विलियम वार्ड थे, लेकिन मुतलाम्बट इसमें शामिलित नहीं थे। विलियम कीर, जोशुआ मार्शमैन, विलियम वार्ड और बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय में सम्मिलित थे। बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय की स्थापना 1800 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में विलियम वार्ड
जोशुआ मार्शमैन प्रमुख थे। इनके द्वारा स्थापित प्रेस लगभग प्रेस के द्वारा 1800 से 1832 के मध्य लगभग 2,12,000 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। कौन कौन सदस्य थे? विलियम केर थे, जोशुआ मार्शमैन थे और विलियम वर्ड थे, लेकिन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित थे, ये भी थे। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार विरोधी नहीं थे? तो जो दयानंद सरस्वती हैं ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, सर्व ईश्वरवाद का विरोध करते थे, बहुदेववाद पर विवाद करते थे, लेकिन गाय के प्रति पूज्य भाव का विरोध नहीं करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर के नाम से जाने गए। ये 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, मंत्र तंत्र, झूठे कर्मकांडों के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्श्वविद ओरिएंटलिस्ट नहीं थे? तो पार्श्वविद या ओरिएंटलिस्ट नहीं रहे हैं चार्ल्स ग्रांट नहीं थे, जबकि H.T. कोलब्रुक थे, विलियम केरी थे और जेम्स प्रिंसेप थे। H.T. कोलब्रुक, विलियम केर और जेम्स प्रिंसेप तीनों ही लोग पाश्चात्यविद रहे हैं, ओरिएंटलिस्ट थे। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचलित धन निष्कासन सिद्धांत का मूल तथ्य किसमें निहित था? तो ये भारत में एक तरफ निर्यात से संबंधित था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में अपने तार्किक ढंग से धन निष्कासन, धन के बहिर्गमन सिद्धांत की पुष्टि की थी और इस सिद्धांत का मूल तथ्य भारत से ब्रिटेन को एक तरफा निर्यात में निहित था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है। पहले आते हैं परमहंस मंडली, इनका संबंध है महाराष्ट्र से। फिर कायस्थ सभा की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। सारीन सभा की स्थापना की गई है पंजाब में। और जो श्री नारायण धर्म परिपालन है इसका स्थापना की गई है केरल में। और आंसर हो जाएगा सही इसका ए। परमहंस मंडली महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट आती है कायस्थ समाज, ये सभा थी, जो कायस्थ सभा थी वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सरीन सभा का संबंध है पंजाब से और जो श्री नारायण धर्म परिपालन सभा है इसका संबंध केरल से है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और उनसे संबंधित सन बताइए। पहले हैं रहीमतुल्लाह सयानी। ये वंदे मातरम जब इनके समय गाया था वही है क्या? 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम थे और इनके द्वारा अध्यक्षता की थी 1887 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये 1945 में अध्यक्ष रहे थे और नवाब सैयद मोहम्मद ये 1913 में अध्यक्ष रहे हैं। पहले आते हैं रहीमतुल्लाह सयानी 1896 में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में इसकी द्वारा अध्यक्षता की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1945 में अध्यक्षता की गई है और नवाब सैयद मोहम्मद 1913 में ये अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था? तो ये इन्होंने 16 अगस्त 1946 को मनाया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की। लीग की इस कार्यवाही का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्य ने जून 1947 में स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी? तो ये थी त्रावणकोर और भोपाल। त्रावणकोर और जो भोपाल है इन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाए। प्रश्नगत विकल्प में जून 1947 में त्रावणकोर और भोपाल नामक राज्यों ने स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की। आज़ादी प्राप्ति के समय भारत में करीब 662 देशी रियासतें थीं। महत्वपूर्ण रियासतों में 4 रियासतें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल और त्रावणकोर ने भारत में विलीनीकरण के प्रति अनिश्चितता जताई। इसमें से भोपाल का विलय सबसे अंत में हुआ था। सावल्टन स्कूल ऑफ
मतलब एक विशिष्ट कथन पोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रणजीत सिंह गुहा के द्वारा लिखा गया था। सबाल्टन स्कूल का एक विशिष्ट कथन पोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी रणजीत गुहा के द्वारा लिखा गया था। सबाल्टन पद इटली के मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्शी के चिंतन से लिया गया है। इस पद का प्रयोग समाज में ऐसे निःशक्त जनों को संकेतित करने के लिए किया गया है जहां पर वर्ग विभेदीकरण, शहरी एवं औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी घटित हो रही हैं। सबाल्टन समूह द्वारा रणजीत सिंह गुहा को मुख्य बौद्धिक सूत्रधारा है उनको माना गया था, सूत्रधार माना गया था, मुख्य बौद्धिक सूत्रधार माना गया है। रणजीत सिंह गुहा को किसने माना है? सबाल्टन समूह ने माना है। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 पुस्तक के लेखक हैं? तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 नामक पुस्तक लिखी है। संसार के इतिहास, संकल्पना, विचार एवं अवधि से संबंधित प्रश्न। विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग करके मुगलकालीन भारत में जनसंख्या का अनुमान लगाया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। मूलैंड ने मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार आराजी के आधार पर लगाया था, तो ये सही है। मूलैंड ने दक्कन एवं दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया, तो ये भी सही है। अशोक बी देसाई ने मुगलकालीन भारत की आबादी का अनुमान शकल एवं प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया था, ये भी सही है। किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या को मूलैंड के आंकड़े को सुधार कर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया था, तो ये गलत है। मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर लगाया। उक्त विकल्प में जो विकल्प चौथा है वो गलत है। किंग्सले डेविड ने भारत की जनसंख्या के मूलैंड के आंकड़ों को सुधार करके 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया था, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने माना है कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी। ये माना है फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। फ्रेडरिक एंजल्स ने माना है कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, वैसे ही मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियमों की खोज की है। इतिहास के अनुसंधान से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो कि अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी को मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में जाना गया है? तो ये हो जाएगी समुद्री कोयला, सी कोल। समुद्री कोयला ऐसी वस्तु थी जो कि अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी, जो मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया है। इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तृतीय प्रश्न पत्र 2015 के दिसंबर का। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।